हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये आपका जो 12th का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है उसका जो पोएट्री सेक्शन का जो पहला चैप्टर है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको लाइन बाय लाइन जो है फुल एक्सप्लेनेशन जो है आपको इसमें बताया जाएगा और पोएट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब जो आपको क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लिया गया है। और तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है, आपको हम बता दें कि जॉन डोन साहब का। किनका तस्वीर है? जॉन डोन साहब का। देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जॉन डोन साहब का, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जॉन डोन साहब का है, जिन्होंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम को लिखा है। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे और पूरा जो पोएम है उसके लाइन बाय लाइन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन उसका जो अर्थ है उसको हम बताएंगे, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कंप्लीट वीडियो। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए जो भी चीज़ें होंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ पर शामिल कर दिया गया है और इसको आप लोग बेहतर ढंग से देखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ बिताए। देखिए सबसे पहला चीज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोएट्स नेम, है ना, मतलब ये जो पोएट है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं इनका नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन डन, जिन्होंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 1572 ईस्वी में। और देखिए इनका मृत्यु जो है 1631 ईस्वी में हुआ। जन्म हुआ 1572 ईस्वी में और जन्म हुआ 1572 ईस्वी में और मृत्यु हो गया इनको 1631 ईस्वी में। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु से भी रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि बिलोंग्स टू, ये रहने वाले कहाँ के हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक चीजों को आप लोग बेहतर ढंग से समझते चलिए। इसके बाद देखिए इनका जो मैरिज है, मतलब इनको जो शादी हुआ था वो शादी हुआ था, आपको बता दें कि एन मोर से। किससे शादी हुआ था? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन मोर। एन मोर से इनका शादी हुआ था जॉन डोन साहब का। इसके बाद अगर इनकी हम रिलीजन की बात करें, अगर इनका हम धर्म की बात करें, तो इनका जो धर्म था वो रोमन कैथोलिक था। मतलब ये जो कैथोलिक धर्म है वो ईसाई धर्म से रिलेटेड है। इनका जो धर्म था वो कैथोलिक धर्म था, रोमन कैथोलिक। रोमन वही जो पुरानी जो धर्म है ईसाइयों का, वही धर्म से बिलोंग करते थे। इसके बाद देखिए वेंट फॉर स्टडी, अध्ययन करने के लिए गए थे। अध्ययन करने के लिए कहाँ गए थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए तो इनका जो धर्म था वो ये देखिए ये वाला था, रोमन कैथोलिक था। तो रोमन कैथोलिक धर्म होने के कारण जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने जब गए थे तो जाने के बाद धर्म के कारण वहाँ इनको काफ़ी फोर्स किया गया, इनको काफ़ी दबाव बनाया गया, क्योंकि उस समय का जो दौर चल रहा था वो था एंटी कैथोलिक का दौर चल रहा था। मतलब इंग्लैंड के अधिकांश लोग जो थे वो इस धर्म के खिलाफ थे, तो उसका दौर चल रहा था। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो गए जॉन डोन साहब, लेकिन धर्म के कारण जो है इनको वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। बिना डिग्री प्राप्त किए वहाँ से छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद इन्होंने अध्ययन किया। क्या चीज़ का अध्ययन किया? लॉ एंड थियोलॉजी। लॉ वही वकालत की पढ़ाई होती है ना, और थियोलॉजी के मतलब होता है धर्म विज्ञान। तो इसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और इसके बाद थियोलॉजी को इन्होंने पढ़ा। इसके बाद इन्हें कहा जाता है, इन्हें कैसा पोएट कहा जाता है? याद रखना है, मेटाफिजिकल। कैसा पोएट कहा जाता है इनको? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आध्यात्मिक पोएट कहा किसको जाता है। तो देखिए जो आध्यात्मिक कवि होते हैं वो अबस्ट्रैक्ट चीज़ों पर ज़्यादा लिखते हैं। अबस्ट्रैक्ट चीज़ों पर ज़्यादा लिखते हैं, उन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में आध्यात्मिक कवि कहते हैं। तो अबस्ट्रैक्ट चीज़ों पर लिखने का मतलब ये हुआ कि वैसे चीज़ों पर लिखना जो दिखाई ना दे, जैसे लव पर लिखना, डेथ पर लिखना, है ना, मतलब ये ऐसे चीज़ों पर लिखना जो दिखाई ना दे, तो उन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। इसके बाद ये ज्वाइन कर लिए थे चर्च को। चर्च ज्वाइन कर लिए थे कब? 1615 ईस्वी में इन्होंने चर्च ज्वाइन किया 42 साल की उम्र में।
यानी 1615 ईस्वी में ये चर्च ज्वाइन कर लिए थे जॉर्डन साहब। 42 ईयर्स इनका एज था और 42 साल की उम्र में ये चर्च ज्वाइन कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद ये जाने जाते हैं क्या चीज के लिए? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। सॉन्ग्स के मतलब वही गीत में जो है ना, ये पोएम ज्यादा लिखा करते हैं, और सोनेट हम लोग कहते हैं जो 14 लाइन की कविता होता है उसे हम लोग सोनेट कहते हैं। सटायर्स के मतलब होता है व्यंग, मतलब व्यंग पर भी ये लिखा करते हैं पोएम। इसके बाद देखिए यहाँ पर इलेजीज है। इलेजीज के मतलब होता है, आपको बता दें कि शोक गीत। इलेजीज के मतलब होता है शोक गीत, मतलब किसी के ऊपर आने वाली जो शोक है उस शोक के ऊपर भी लिखा करते हैं जॉर्डन साहब। इसके बाद देखिए सरमन्स के लिए भी जाने जाते हैं, उपदेश। ठीक है, उपदेश के लिए जाने जाते हैं। मतलब फिर से अगर हम बात करें तो सॉन्ग्स यानी गीत के लिए जाने जाते हैं। सोनेट्स 14 लाइन की जो कविता होता है उसके लिए भी जाने जाते हैं। इसके बाद सटायर्स है ना, सटायर्स के लिए भी जाने जाते हैं। सटायर्स यानी कि व्यंग के लिए जाने जाते हैं। इलेजीज, इलेजीज के मतलब ये समझिए कि शोक गीत होता है, शोक गीत के लिए भी जाने जाते हैं। और सरमन्स के मतलब होता है उपदेश। इन सभी चीज़ों के लिए जो है फेमस है कौन? जॉर्डन साहब। तो जो भी चीज़ें अभी तक मैंने कवर किया इसको आप बेहतर ढंग से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन की ओर, कि जो पोएट हैं जॉर्डन साहब ये क्या इस कविता में कहते हैं, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो आपका पोएम है इसमें क्या ये बताते हैं, किन किन चीज़ों का ये जिक्र करते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जॉर्डन साहब जो हैं अपनी वाइफ से दूर हो रहे हैं, अपनी पत्नी से दूर हो रहे हैं, अपनी पत्नी से दूर होकर के यात्रा पर जाना चाहते हैं। यात्रा पर इसलिए जाते हैं कि वो अपने वाइफ को फीलिंग करवाना चाहते हैं। चूँकि वो अपने वाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं तो अपने वाइफ को फीलिंग करवाना चाहते हैं कि देखो हम जा रहे हैं, अपने दूर जा रहे हैं, इसलिए कि मतलब वो दर्शाना चाहते हैं कि मतलब मृत्यु तो एक दिन होना ही होना है, तो क्यों न मैं थोड़ा थोड़ा दुख अभी से ही सहन करूं, थोड़ा थोड़ा कष्ट अभी से ही सहन करूं, क्योंकि अचानक जब हम लोगों को ऐसा समय आ जाएगा कि एक दूसरे जो है, ऐसा तो नहीं कि दोनों का मृत्यु एक ही दिन हो जाए और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अगर बारी बारी से मृत्यु हो तो क्या उस चीज़ को सहन कर पाएंगे? अचानक जब वो दुखों का पहाड़ टूटेगा तो क्या होगा? दोनों जो हैं एकदम बेचैन होकर के रह जाएंगे। इसलिए कवि जो है वो थोड़ा थोड़ा दर्द पत्नी को अभी से ही देना चाहते हैं और खुद भी थोड़ा दर्द सहना चाहते हैं, इसलिए अपने वाइफ से दूर जाना चाहते हैं, मतलब यात्रा के लिए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यात्रा पर जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे, नहीं, फिर आने की बात तो करते हैं। तो जब वो जाते हैं तो जाते वक्त जो है उनकी वाइफ जो विलाप कर रही होती है तो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहला लाइन में कवि जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, इन चीजों पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी। देखिए पहले इतना समझिए आप, कह रहे हैं कवि जॉर्डन साहब जो हैं वो कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव के मतलब होता है प्यारी महबूबा, प्रियतमा, मतलब वो अपने वाइफ के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव जो है ये अपने वाइफ के लिए यूज कर रहे हैं जॉर्डन, अपने वाइफ को समझा रहे हैं। जब वो यात्रा पर जा रहे होते हैं तो इनकी वाइफ जो है काफ़ी विलाप करती है, काफ़ी रोती है, तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी प्यारी प्रियतमा, मैं नहीं जा रहा फॉर वियरनेस ऑफ दी। देखिए यहाँ पर जो आप दी देख रहे हैं, दी ये जो है ये आपको बता दें कि ये ओल्ड इंग्लिश से लिया गया वर्ड है। ठीक है, पुराने इंग्लिश में दी के मतलब यू होता था। पुराने इंग्लिश में दी के मतलब क्या होता था? यू होता था। तो कवि जो है यहाँ पर ई समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वाइफ को कह रहे हैं कि मेरी प्यारी प्रियतमा, मैं नहीं जा रहा इसलिए कि मैं तुमसे वियरनेस हो गया हूँ। वियरनेस हो गया हूँ मतलब मैं तुमसे थक गया हूँ या मैं तुमसे उब गया हूँ। ऐसा मत समझो कि हम जा रहे हैं क्योंकि हम तुमसे उब गए हैं, हम तुमसे थक गए हैं। मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वाइफ को। आगे कह रहे हैं कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं कि न इस उम्मीद से, न इस आशा से कि द वर्ल्ड कैन शो, कि ये संसार जो है वो हमें
शो कर सकती है, मतलब हमें दिखला सकती है, मतलब हमें दिखला रही है। संसार का कोई दूसरा लेडी है जो हमें दिखला रही है क्या, अ फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए सुयोग्य प्यार दिखला रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई बेहतर प्यार हमें दे रही है इसलिए हम तुमसे जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं है मेरी प्यारी प्रियतमा, ऐसा बात नहीं है मेरी प्यारी महबूबा। तुम इस चीज को बिलीव करो, तुम इस चीज को विश्वास करो। मतलब अपने वाइफ को जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौन, जॉन डन साहब। ठीक है, मतलब ये जो है कह रहे हैं कि अ फिटर लव फॉर मी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा संसार का कोई दूसरा लेडी है जो तुमसे ज्यादा हमें प्यार दे रही है इसलिए हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। मैं तुमसे थका नहीं हूं। देखिए यहाँ पे वेयरनेस जो यूज किया गया है, वेयरनेस का मतलब होता है थक जाना या उब जाना। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं इसलिए मैं जा रहा हूं। फिर आए कहते हैं बट सिंस दैट आई, है ना, लेकिन चूंकि मुझे जो है ना, मस्ट डाई एट लास्ट, टाई बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेन डेथ टू डाई। समझिए पहले इस बात को, कवि जो है वो कह रहे हैं कि बट सिंस दैट आई, चूंकि, लेकिन क्या है कि मुझे मस्ट डाई एट लास्ट, आखिर तो अंत में मरना ही मरना है। मतलब चाहे हम हो या तुम हो, हर किसी को एक दिन मर जाना है। और हम लोग एक दूसरे को इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो अगर ऐसा हो कि मेरा मृत्यु जो है पहले हो जाए तो हो सकता है कि तुम इस चीज को सहन नहीं कर पाएगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तुम जो है दुख में अपनी जिंदगी को जीती रहेगी। तो इससे बढ़िया है कि चूंकि मरना एक दिन है ही, तो अच्छा है कि हम लोग क्या करें, थोड़ा थोड़ा दर्द अभी से ही सहें। इससे क्या होगा कि हमें अगर पहले मृत्यु हो जाता है तो इससे क्या होगा कि तुम उस चीज को सहन कर सकती हो, क्योंकि अभी से ही हम लोग थोड़ा थोड़ा दर्द को सहेंगे तो अचानक जब हम लोगों के ऊपर वैसा विपत्ति आएगा तो हम लोग सहन कर लेंगे। क्योंकि मरना जो है लास्ट में आखिर सबको तो है ही, और मैं भी मर जाऊंगा। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, और मुझे इस यात्रा को माई सेल्फ यानी खुद से जेस्ट पूर्वक, जेस्ट के मतलब होता है खुशी खुशी से इस यात्रा को कंप्लीट करने दो। मैं यात्रा कंप्लीट करूंगा और जो है ना कंप्लीट करके ऐसा नहीं है कि मैं वहीं रह जाऊंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। 10 बाई फ्रेंड्स डेट टू डाई, चूंकि जो है मतलब ऐसा है कि मतलब एक दिन जो है इंसान को मरना ही मरना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ में कवि क्या समझाते हैं, देखिए। इतनी बातों को जब कवि जो हैं अपने वाइफ को, अपनी महबूबा को जब समझाते हैं तो समझाने के बाद क्या होता है कि वो वाइफ जो है विलाप करते रहती है, रोते रहती है, कहती, चूंकि वो जो है ना बेपनाह मोहब्बत करती है इनसे, तो वो इनसे ये कह रही है कि आप मुझे छोड़ करके मत जाइए, हो सकता है आपको रास्ते में कुछ हो जाए तो फिर हम कैसे रह पाएंगे। तो कवि जो है वही चीज के लिए तो जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा दर्द जो है अपनी वाइफ को देना चाहते हैं, और थोड़ा दर्द अपने भी सहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा दूर हो करके झूठमुठ का मैं मरूं। झूठमुठ का मरने का मतलब ही हुआ कि मतलब मैं जाऊं तो कम से कम सहन कर सकूं इस चीजों को, कि एक दूसरे को हम लोग इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा दूर रह करके भी मैं देखूं कि क्या ये इन सब चीजों को सहन किया जा सकता है। क्योंकि आने वाला समय में जो है हम दोनों को जो है मतलब बारी बारी से तो मृत्यु होगा ही होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा दर्द अभी से ही सहा जाए। वाइफ नहीं मानती है तो कवि देखिए क्या कह रहे हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेन्स एंड इट इज हियर टुडे। कवि समझा रहे हैं, मतलब जो जॉन डन है अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि देखो मेरी प्यारी महबूबा, प्यारी प्रियतमा, कल की रात तुम देखी थी। कल की रात क्या हुआ था कि द सन वेंट हेन्स, सूर्य उधर गए थे। कल की रात सूरज उधर गए थे, एंड येट इज हियर टुडे, और फिर भी आज यहाँ हैं। ठीक है, टू अलग है, डे अलग है, वो ओल्ड इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता था जो आज हम लोग टुडे लिखते हैं आज। कवि कह रहे हैं कि कल की रात मेरी प्यारी प्रियतमा तुम देखो, द सन वेंट हेन्स, सूर्य उधर गए थे, एंड येट इज हियर टुडे, मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि कल की रात सूर्य जो थे वो जा करके सूर्यास्त हो गए थे, लेकिन फिर भी आज देखो वो जहां से निकले थे सूर्यास्त होने के लिए जा रहे थे वहां पर देखो फिर आज आ गए। मतलब सूर्य पश्चिम में जाकर के जो है सूर्यास्त हुआ, और देखो फिर आज पूरब में निकल गए। अब पहले यहाँ समझिए आप लोग, यहाँ पर क्या है कि
इस पोएम में जो कवि जो हैं वो जॉन डॉन जो हैं इस चीज को जो जिक्र कर रहे हैं कि कल की रात सूर्य उधर गए थे और फिर भी आज यहाँ हैं, तो क्या सोचा जाए, क्या सूर्य जो है वो सच में इधर उधर आते जाते हैं? तो नहीं, हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है वो परिक्रमा नहीं करता है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन कवि जो है अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताते हैं कि अगर हम पृथ्वी का एग्जाम्पल इसको देते हैं, पृथ्वी की बातों को बताते हैं कि देखो पृथ्वी कैसे घूमी थी और फिर घूम करके यहाँ आ गई, तो वो नहीं उसको दिखाई देगा। इसलिए कवि जो है उस सूर्य का ही, जो नजर के सामने ऐसा हम लोग को फीलिंग होता है कि सूर्य ही घूमते हैं, क्योंकि पृथ्वी का घूमना हम लोगों को फीलिंग नहीं होता है। तो वही चीज को जो है ना कवि जो नजर के सामने जो उनकी वाइफ जो एन मोर है जो देखती है, उन चीजों को एग्जाम्पल दे करके उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यस्टर नाइट, कल की रात सूर्य उधर गए थे, मतलब सूर्य जो है सूर्यास्त हुए थे, एंड इट इज हियर टुडे, मतलब इसके माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि कल की रात जो सूर्य थे वो पश्चिम में जाकर के सूर्यास्त हुए थे और पूरब में देखो फिर आ जाएंगे। और ये यात्रा इनको एक दिन का नहीं है, पर डे करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ही हैथ नो डिजायर नोर सेन, उनके पास, देखिए यहाँ जो आप हैथ देख रहे हैं, ये वाला जो हैथ आप देख रहे हैं, हैथ के मतलब पुराना इंग्लिश में जो है ना, आज हम लोग जो है जो पढ़ते हैं वो पुराना इंग्लिश में हैथ होता था। तो कवि कह रहे हैं कि ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, मतलब सूर्य के पास न तो कोई इच्छा है और न ही कोई समझ है, नोर हाफ सो शॉर्ट वे, और नहीं उनका जो वे है, जो उनका रास्ता है वो शॉर्ट है, मतलब छोटा है। मतलब उनका यात्रा जो है इतनी बड़ी है और वो पर डे अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हैं, उनको रास्ते में आज तक कोई नहीं रोका, तो मुझे कौन रोकेगा। मतलब ये चीज को एग्जाम्पल दे करके जॉन डॉन अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जिसके पास, सूर्य को तुम देखो पर डे वो अपना यात्रा करता है, जिनके पास ना तो कोई डिजायर है और न ही कोई सेंस है, वो जब अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं करूंगा। इसलिए जो है ना, मुझे जाने दो, मुझे अपनी यात्रा पर जाने दो, मैं जाऊंगा, अपनी यात्रा को पूरा करूंगा और पूरा करके मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, अगला लाइन में देखिए कवि क्या कह रहे हैं। अगला लाइन में कवि कह रहे हैं कि देन फियर नोट मी, तब मुझे, मेरे बारे में तुम चिंता न करो, मुझे लेकर के तुम इतना परेशान मत हो, मैं जा रहा हूं तो मैं पुनः यात्रा कंप्लीट करके तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, कह रहे हैं कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन विश्वास करो कि मैं बनाऊंगा स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, अपनी यात्रा को जो है ना मैं स्पीडर करूंगा। स्पीडर के मतलब होता है तेज गति से, मतलब ये कवि जो है अपनी यात्रा की तुलना सूर्य से करते हैं। वो कहते हैं कि बताओ, सूर्य के पास न तो कोई इच्छा है न कोई चाहत है, फिर भी सूर्य अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं तो एक इंसान हूँ और सूर्य को कोई वेट करने वाला भी नहीं है, कोई इंतजार भी नहीं कर रहा, तुम तो हमें इंतजार कर रही हो, करेगी, इसलिए मैं सूर्य से भी ज्यादा स्पीड से जो है ना हम तुम्हारे पास आएंगे, लेंगे, अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, यहाँ पर जो ही यूज किया गया वो सूर्य के लिए यूज किया गया है। मतलब कवि जो है वो कह रहे हैं कि हम उससे भी, यानी सूर्य से भी ज्यादा स्पीड से हम तुम्हारे पास आएंगे और उनसे भी ज्यादा पंख और उत्तेजना के साथ, स्पर्श के मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना के साथ हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसलिए मुझे लेकर के तुम चिंता मत करो मेरी जान, मैं जा रहा हूं तो मैं अपनी यात्रा को पूरा करके मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। ये जॉन डॉन साहब अपनी वाइफ को समझा रहे हैं। ठीक है, तो वाइफ जो है थोड़ा सा समझती है, लेकिन अभी भी वो रो रही होती है। तो आगे देखिए जो जॉन डॉन साहब हैं वो आगे क्या कह रहे हैं, अपनी वाइफ को क्या समझा रहे हैं, इसको देखिए। के बाद जॉन डॉन साहब जब अपनी वाइफ को एग्जाम्पल देते हैं कि सूर्य के पास न तो कोई इच्छा है न कोई उसे समझ है, फिर भी वो अपनी यात्रा को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेता है, पर डे आना जाना उसका है, न तो उसके पास कोई इच्छा है नहीं, तो फिर मैं एक इंसान हूँ और मेरे पास इच्छा भी है, मेरे पास समझ भी है, तो हम उनसे ज्यादा तेज रफ्तार से तुम्हारे पास आएंगे। मतलब अपनी वाइफ को वो क्या करते हैं, भरोसा दिला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कहते हैं कि वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, एकदम अचंभित होकर के कवि कहते हैं कि ओ मनुष्य का पावर भी कितना फीबल है। फीबल के मतलब होता है कमजोर, मनुष्य का पावर भी कितना कमजोर है, ओ मनुष्य का पावर भी कितना कमजोर है। अब सोचिए किस पावर की बात कर रहे हैं, क्या इंसान जो खाना खाता है
वो उस एनर्जी की बात कर रहे हैं, उस पावर की बात कर रहे हैं। इंसान जो बोलता है उस पावर की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर जो पावर की बात हो रही है वो पावर ऐसा पावर कि जो सहन करने की पावर, किसी चीज का जब उस इंसान के ऊपर दुख पड़ता है, दुख आता है, तो उसको सहन करने की पावर को कवि जो है यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो हाउ फीबल इज मेंस पावर, मनुष्य का पावर भी कितना कमजोर है, मनुष्य की शक्ति भी कितनी हीन है, कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर उसका अच्छा भाग, गुड फॉर्चून का मतलब होता है अच्छा भाग, अच्छा भाग अगर फॉल कर जाए, अच्छा भाग फॉल करने के मतलब कि अगर इंसान खुशी खुशी से रह रहा है और उसके ऊपर अचानक दुख आ जाए, तो वो क्या होता है, कभी जो है उसके लिए गुड फॉर्चून फॉल वर्ड का यूज कर रहे हैं कि मतलब इंसान जब खुशी खुशी से रह रहा है, उसका सौभाग्य अगर अचानक गिर जाए तो क्या होता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो मनुष्य की पावर इतनी कमजोर है कि मनुष्य जो है अपने जीवन में ऐड नहीं कर पाता है अनदर आवर का मतलब अगला जो आने वाला पल है, अगला जो आने वाला घंटा है, उसको अपने जीवन में खुशी खुशी से ऐड नहीं करता है। वो कई घंटों तक विलाप करते रह जाता है। कभी कहते हैं कि अरे देखो भाई, जो होने वाला था वही तो हुआ है, अलग से क्या होने वाला है, और किस इंसान के ऊपर कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। कभी जो है अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य का पावर भी कितना कमजोर है कि अचानक जब उसका भाग्य गिर जाता है, मतलब उसके ऊपर विपत्ति आ जाता है, तो इंसान जो आने वाला अगला पल है उसको अपने जीवन में ऐड नहीं कर पाता है, अपने उस पल का आनंद नहीं ले पाता है। नोर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, नहीं जो लॉस्ट किया हुआ आवर है उसको वापस बुलाने की चेष्टा रखता है, और नहीं बीती हुई जो पल है वो कभी वापस आ सकता है। इंसान इस चीज को समझता ही नहीं है। बट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बट कम बैड चांस, लेकिन हर इंसान के जीवन में तो बैड चांस आता ही है भाई। हर मनुष्य के जीवन में बुरा पल आता ही है, किस्मत को आजमाया ही जाता है। हर मनुष्य के जीवन में बुरा पल आता है, तो इंसान को क्या चाहिए कि उसके लिए पहले से ही तैयार रहे और उस दुख को सहन करने की क्षमता होना चाहिए इंसान के पास। ये जॉन डन अपने वाइफ को समझा रहे हैं। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और इसे हमें क्या करना चाहिए, एंड वी, और हम लोगों को इसके लिए मजबूती से जो है ना तैयार रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती से ऐसे बुरे पल के साथ हमें लड़ना चाहिए, ऐसे बुरे पल के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेथ इट सेल्फ और टू एडवांस, मतलब वो कहते हैं कि एडवांस मतलब पहले ही हम लोगों को इस प्रकार की चीजों से जो इंसान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है, इसके लिए इंसान को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। फिर जो है अपनी वाइफ को इन सब चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना बताने के बाद भी वाइफ जो है थोड़ा थोड़ा विलाप करती है। तो फिर आगे देखिए अगला पैराग्राफ में कवि क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पैराग्राफ में देखिए कवि क्या कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि वेन दाव, देखिए दाव जो है ना, ओल्ड इंग्लिश में इसे दाव बोला जाता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यू पढ़ते हैं, यू यानी कि तुम। कवि कह रहे हैं कि वेन दाव साइज के मतलब होता है आह भरना। तो कवि कह रहे हैं कि जब तुम आह भरती हो मतलब दो बार कह रहे हैं, जब तुम आह भरती हो, जब तुम आहें भरती हो, नॉट विंड, तो तुम्हारा आह भरना कोई विंड नहीं होता। विंड यानी हवा का झोंका नहीं होता। देखिए यहाँ पे जो विंड लिखा हुआ है ओल्ड इंग्लिश से लिया गया वर्ड है, मतलब इस चैप्टर में अधिकांश ओल्ड जो वर्ड है वो यूज किए गए हैं। कभी समझा रहे अपनी वाइफ को कि देखो मेरी जान, जब तुम आहें भरती हो तो तुम्हारा आह भरना विंड नहीं होता, मतलब हवा का तेज झोंका नहीं होता। बट साइएस्ट माई सोल अवे, लेकिन क्या होता है कि तुम्हारी जो आहें होती है, जो तुम आह भरती हो, वो मेरी सोल को, हमारी आत्मा को अवे करके ले जाता है। अवे के मतलब सोल, दूर ले जाना, मतलब ऐसा लगता है जब हम कहीं पर भी रहते हैं और जब तुम विलाप करती हो, जब तुम रोती हो, क्योंकि क्यों नहीं ऐसा होगा भाई, दोनों की आत्मा जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कभी कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम आह भरती हो, तो तुम्हारी आहें भरनी कोई हवा नहीं होता, कोई आंधी तूफान नहीं होता, फिर भी हमारी आत्मा को जो है ना अवे करके ले जाता है, दूर लेकर के चला जाता है। मतलब अगर आंधी तूफान न है से तो मेरी आत्मा को दूर लेकर के चला, अगर आंधी तूफान होता तुम्हारा आहें भरना तो फिर मेरा क्या हाल होता। मतलब कवि जो है समझा रहे हैं अपनी वाइफ को, चीजों को बता रहे हैं।
फिर आया कर रहे हैं कि वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, और जब तुम वीपेस्ट करती हो, जब तुम रोती हो अनकाइंडली काइंड तरीके से, एकदम अजीब ढंग से, जब जोर जोर से रोती हो, जोर जोर से चिल्लाती हो, तो ऐसा लगता है कि माई लाइफ ब्लड डोथ डीके, तो मेरा जो जिंदगी जी, मेरे जो शरीर का जो ब्लड है उसकी जो डोथ है, एक एक जो कतरा है वो डीके हो जाता है। डीके का मतलब होता है सड़ जाना। कभी जो है अपनी वाइफ को कहने कि देखो मेरी जान, तुम रो मत, तुम विलाप मत करो। हो सकता है कि अगर हम यात्रा पर निकले तो यात्रा पर निकलने के बाद तुम जो है रोती रहेगी, विलाप करती रहेगी, तो क्या होगा? अगर ऐसा करेगी तो तुमको रोना और आहें भरना हमारी आत्मा को जो है दूर लेकर के चला जाएगा। और जब तुम रोएगी, जब तुम जोर जोर से रोएगी तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि मेरा जो ब्लड है वो ब्लड का प्रत्येक डॉट जो है, प्रत्येक कतरा जो है डीके हो रहा है, सड़ रहा है। इसलिए मेरी महबूब तुम रो मत, तुम विलाप मत करो। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, हम फिर वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं जा रहा हूं तो मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा, इसलिए तुम विलाप मत करो, तुम रो मत। ठीक है। इसके बाद आगे कह रहे हैं कवि, इसके बाद जॉन डॉन साहब कह रहे हैं कि दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो, जैसा कि तुम कहती हो। मतलब कवि कह रहे हैं कि देखो तुम हमसे बेपनाह मोहब्बत करती हो और हम भी तुमसे करते हैं, तो तुम ये बताओ कि तुम रहेगी यहाँ और हम यात्रा पर रहेंगे, तुम रोएगी, विलाप करेगी, तो बताओ हमारे ऊपर, हमको तो ऐसा लगेगा कि हमारी आत्मा जो है वो हमारा शरीर से बाहर हो रहा है, आत्मा जो है हमसे दूर हो रहा है। जब तुम रोएगी तो ऐसा लगेगा कि मेरा ब्लड जो है वो सूख रहा है, सड़ रहा है, तो फिर ये काम करने से क्या फायदा? इसलिए तुम रो मत, तुम विलाप मत करो। जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना, ऐसा तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तो फिर ऐसे तुम क्यों मेरी जो जिंदगी है उसको वेस्ट करना चाहती हो, नष्ट करना चाहती हो, बर्बाद करना चाहती हो? अगर तुम ऐसा करेगी, तुम रोएगी, तुम विलाप करेगी, तो मेरा जो लाइफ है वो वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ऐसा न करो। तो हम जा रहे हैं, यात्रा अपनी पूरा करके हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे अगला पैराग्राफ में देखा जाए, अंतिम पैराग्राफ, इसमें पोएट जो हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं अपनी वाइफ को। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि लेट नोट दी डिवाइनिंग हर्ट। कवि कह रहे हैं, जॉन डॉन साहब कह रहे हैं कि देखो तुम अपनी दिल को डिवाइनिंग मत करो। डिवाइनिंग मतलब अपने दिल को रुलाओ मत, अपने दिल को ज्यादा दुखाओ मत, ऐसा मत करो मेरी जान। मैं जा रहा हूं तो मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम ऐसा करेगी तो फिर मेरा क्या होगा? तुम भी उदास रहेगी, हम भी उदास रहेंगे, है ना। फॉर ए थिंक मी एनी इल, और नहीं मेरे बारे में तुम कोई बुराई सोचो। ये मत सोचो कि मैं जा रहा हूं तो हमें रास्ते में कुछ हो जाएगा। ये मत सोचो कि मैं जा रहा हूं तो मैं पुनः वापस तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। ऐसा मत सोचो मेरी जान। मैं जा रहा हूं तो मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। बस थोड़ा थोड़ा जो है ना कभी दर्द देना चाहते हैं अपनी वाइफ को, और खुद भी सहना चाहते हैं। इन सब चीजों को जो है कभी बताना चाहते हैं। डेस्टिनी में टेक द पार्ट, कभी कहते हैं कि तुमको रोने से, विलाप करने से और मेरे बारे में कुछ सोचती हो, तो ये सब सोचने से कुछ होने वाला है नहीं। देखो क्या होगा कि जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, वो तो भाई खेला खेलेगा ही। टेक द पार्ट, जिसका किस्मत में जो लिखा हुआ होगा वो तो होगा ही। तुमको रोने से, विलाप करने से कुछ होने वाला है नहीं। मुझे जाने दो मेरी जान, मैं जा रहा हूं तो मैं अपनी यात्रा को कंप्लीट करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए तुम अपनी दिल को बहलाओ मत, तुम अपनी दिल को रुलाओ मत, मेरे बारे में कोई बुराई मत सोचो, और इतना ख्याल रखो कि जो किस्मत है वो तो खेला खेलेगा ही। मतलब जो किस्मत में लिखा हुआ है वो तो हो करके ही रहेगा, है ना। एंड मे दी फियर्स फुलफिल, मतलब अगर तुम ऐसा करती हो, इन सब चीजों से बचती हो, तो तुम्हारा जो डर है ना, वो क्या होगा? फुलफिल हो जाएगा। मतलब ये कहो कि तुम्हारे पास से जो डर है अंदर का, जो दिल में, वो जो है ना दूर हो जाएगा। इसलिए तुम रो मत, विलाप मत करो। बट थिंक दैट वी, लेकिन सोचो कि हम लोग आर बट टर्न्ड ए साइड टू स्लीप। बट सोचो, इस बात को तुम सोचो मेरी महबूब, तुम सोचो कि हम लोग जो है ना टर्न्ड ए साइड टू स्लीप, हम लोग सोए हुए हैं, है ना,
एक ही बिस्तर पर हम लोग सोए हुए हैं, लेकिन टर्न एसाइड होकर के सुने, मतलब हम एक तरफ सोए हुए हैं, तुम एक तरफ सोई हुए, इस चीज को तुम दिमाग में रखो। ऐसा रखेगी तो हम यात्रा पर भी रहेंगे तो तुम्हें फीलिंग नहीं होगा। तुम ये सोचो कि हम तुम्हारे साथी हैं, एक ही बिस्तर पर हम लोग दोनों सोए हुए हैं, है ना, हम इधर सोए हुए हैं, तुम उधर सोए हुए हो, लेकिन याद रखो एक ही बिस्तर पर है। और ऐसा मान करके चलो, अगर तुम ऐसा मानेगी तो हम यात्रा पर भी रहेंगे, तो तुम्हें फीलिंग नहीं होगा कि हम तुमसे दूर हैं। आखिर तो हमको फिर आना है तुम्हारे पास, है ना। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड भी। कवि कहते हैं कि देखो ऐसा करेगी तो वे जो एक दूसरे के लिए रखते हैं प्यार को जिंदा अपने दिल में, है ना, जीवित रखते हैं, नेवर पार्टेड भी, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कवि जो है अपनी वाइफ को इन सब चीजों को समझा रहे कि देखो तुम, ऐसा नहीं है कि हम तुमसे दूर जा रहे तो हम वहीं रह जाएंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। तुम ये मान करके चलो कि हम लोग एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, है ना, करवटे फेर करके सोए हुए हैं। और ये सोचो कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव, वे जो एक दूसरे के लिए रखते हैं जिंदा, अलाइव का मतलब जिंदा रखते हैं प्यार को, नेवर पार्टेड भी, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर मेरा नसीब खराब नहीं होगा तो मैं जा रहा हूँ, अपनी यात्रा को पूरा करूंगा और मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा मेरी जान। इसलिए तुम मेरे बारे में न कोई बुराई सोचो और नहीं मेरे बारे में कोई वैसा चीज सोचो कि हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं तो हमेशा के लिए उधर ही रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा लेडी हमें तुमसे बेहतर प्यार दे रही है। इसलिए मेरी जान निगेटिव बारे में कोई वैसा निगेटिव चीजें मत सोचो, मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को लाइन बाय लाइन जो एक एक वर्ड को मैंने बताया ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।